हाय गाइस, मैं आपका मेंटर फेज फ्रॉम नॉलेज सोसाइटी। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? होम टैब देखा था। तो होम टैब में हमने फॉन्ट सेक्शन देखा था। तो ये फॉन्ट सेक्शन के कुछ लिमिटेड फंक्शंस देखा था हम लोगों ने, जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साथ ही साथ हम लोगों ने फॉन्ट कैसे चेंज करना है ये देखा था। और हम लोगों ने फॉन्ट को श्रिंक करना सीखा था और ग्रो करना सीखा था, यानी कि फॉन्ट का साइज बढ़ाना और घटाना सीखा था। और साथ ही साथ हम लोगों ने इंसर्ट से शेप्स देखा था। तो आज की क्लास को शेप्स में ही हम लोग जरा सा और डिटेल्स पढ़ेंगे कि शेप्स का क्या फंक्शन है, शेप्स के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो हम विन वर्ड में कोई भी शेप लेते हैं, तो अगर हम लोग एक शेप ले रहे हैं, सपोज हम लोग एक रेक्टेंगल लेते हैं, तो जैसे ही अगर हम शेप ले रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर्टी आ जाता है। यहाँ ऊपर एक नया टैब आ जाता है ड्राइंग टूल्स के नाम से। उसके अंदर क्या है कि एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट में ही इतने सारे सेक्शंस है, 6 सेक्शन। तो इसी को आज हम लोग कुछ डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट का काम ये होता है कि इसके थ्रू हम लोग अपने शेप्स को या किसी भी वर्ड आर्ट को, और भी जैसे कि पिक्चर्स है, क्लिप आर्ट है, शेप्स है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, तो इन सभी को अगर एक जगह से दूसरी जगह हमें मूव करना होता है तो बगैर रैप टेक्स्ट किए हुए हम उसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, जब तक कि हम उस शेप्स पर रैप टेक्स्ट अप्लाई ना करें। ठीक है गाइज? तो देखिए यहाँ पे रैप टेक्स्ट खुला हुआ है। अभी हमारा एक शेप खुला हुआ है, उस शेप्स को हम मूव कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम उसी चीज को पिक्चर के साथ खेल रहे हैं, अगर अभी हम शेप लिए हुए हैं, शेप्स को हम हटा रहे हैं और हम एक पिक्चर ले रहे हैं, इंसर्ट से शेप्स की जगह उसी के जस्ट फर्स्ट में है हमारा पिक्चर। पिक्चर में क्या है कि आप अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डाउनलोड्स में बहुत सारे इमेजेस हैं डाउनलोड्स। तो चलिए ये लायन का एक इमेज है, इसी को आज इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर। तो ये हमारा पिक्चर जो है इंसर्ट हो गया। चलिए इसको जरा सा रिसाइज कर लेते हैं, साइज जरा छोटा कर लेते हैं ताकि ये इमेज को हम लोग पूरा देख सकें। तो जैसे ही हमने इसे स्केल किया तो क्या होता है कि अब अगर हम चाहते हैं कि इस चीज को अपने राइट सेक्शन में यहां पुट करना, तो अंटिल की रैप टेक्स्ट ना अप्लाई करें। रैप टेक्स्ट में हम लोग मोस्टली जो यूज होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, आपका टेक्स्ट किस फॉर्मेट में है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली हम लोग बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यूज करते हैं। तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा इमेज होगा वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, सामने आ जाएगा, यानी कि आगे। और दूसरी फैसिलिटी ये हो जाएगा कि हम इसे कहीं भी इजी फॉर्म में मूव कर सकते हैं। सपोज अब मुझे इसे राइट ले जाना है तो आसानी से हम कहीं भी इसे रख सकते हैं। अच्छा, दूसरा, इसी में हम रैप टेक्स्ट में और डिटेल देख रहे हैं कि ये इन लाइन विद टेक्स्ट है। इसका ये कहने का मतलब है कि आपका जो टेक्स्ट है वो फोटो के, यानी कि पिक्चर्स के ऊपर और नीचे बिलोंग रहेगा। ये ऊपर और नीचे आपको अगर इन लाइन विद टेक्स्ट करते हैं तो आपका टेक्स्ट इमेज के ऊपर और नीचे रहेगा। ठीक है? और इसमें एक फॉल्ट ये आ रहा है कि हम अपने पिक्चर्स को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जा पा रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा अच्छी फैसिलिटी आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ही है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन इसमें स्क्वायर है। स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट होगा आपके इमेज के चारों ओर हो जाएगा। जहां पे अगर रख रहे हैं तो ये चारों ओर हो जाएगा। अच्छा, इसका तीसरा ऑप्शन है टाइट। टाइट में भी टेक्स्ट आपका चारों ओर रहेगा, लेकिन स्क्वायर के कंपैरिजन में
ये जरा टाइट रहेगा, यानी कि इमेज के काफी करीब आपका टेक्स्ट हटा होगा। फोर्थ ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम, यानी कि ऊपर और नीचे रहेगा, ऊपर और नीचे रहेगा आपका टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट, आपका जो इमेज होगा वो टेक्स्ट के पीछे हो जाएगा। तो हम लोग सबसे ज्यादा काम में, अपने काम में बिहाइंड टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं। और जब हम लोग मैगजीन्स बनाते हैं तब वहां पे हम लोग टाइट और स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है गाइज, तो इमेज को यानी कि पिक्चर्स को अगर हटाना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो रैप टेक्स्ट करें। और रैप टेक्स्ट में सबसे अच्छा फंक्शन है हमारा बिहाइंड टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये दो फंक्शन जो है मोस्टली यूज होता है। और समटाइम्स इन मैगजीन्स वी यूज, हम लोग स्क्वायर और टाइट का यूज करते हैं। ठीक है गाइज, तो रैप टेक्स्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा कि रैप टेक्स्ट का काम क्या काम है। कभी कभी कोई क्वेश्चंस कर सकता है आपसे कि अगर हमें एक पिक्चर्स को दूसरे जगह ले जाना है तो उसे कैसे ले जाए, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हम उस पर रैप टेक्स्ट अप्लाई कर कर उसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो रैप टेक्स्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब रैप टेक्स्ट को ही अब हम लोग आगे की स्टडी करते हैं। अच्छा, रैप टेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी में एक और फंक्शन है अरेंज। अरेंज का भी हम लोग इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। ये उस समय इस्तेमाल करते हैं हम लोग जब हमारे डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा इमेज होगा या शेप होगा, तब उस समय हम लोग ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसमें एक ही पिक्चर है या फिर एक ही शेप है, एक शेप या एक इमेज है। अभी तो फिलहाल मेरे में एक ही पिक्चर है, तो चलिए हम इसे डिलीट कर रहे हैं और अब हम शेप ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेजर पॉइंट है अभी वो है शेप। तो चलिए शेप को ही ले रहे हैं। इंसर्ट में गए, शेप्स गए और यहां से शेप्स को कोई भी पुट कर लेते हैं। चलिए हम एक इलिप्स ले रहे हैं। ठीक है, इलिप्स मैंने चूज किया और इलिप्स को मैं खींच रहा हूं, बना रहा हूं। अच्छा गाइज, अगर आप सिर्फ माउस के थ्रू आप उसे क्रिएट कर रहे हैं, यानी ड्रैग कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो आप फ्री है। आप इसको चाहेंगे तो एक परफेक्ट इलिप्स फॉर्म में यानी सर्किल बना सकते हैं, और आप चाहेंगे तो इसे ओवल फॉर्म भी दे सकते हैं। मतलब आप फ्री हैं, आप जैसे चाहेंगे आप उसे चपटा भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, बट अगर आप अगेन इंसर्ट में जाते हैं और शेप लेते हैं, शेप में मैंने फिर इलिप्स लिया, और अब जब मैं इस इलिप्स को खींच रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये परफेक्ट एक इलिप्स ही बने। ठीक है, तब आप क्या करें, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड रखें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, तब ये परफेक्ट आपका इलिप्स बनाएगा। ये याद रखना है कि अगर हमें कोई भी शेप परफेक्ट बनाना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड रखना है, प्रेस कर कर होल्ड रखना है, तब ये जब भी बनेगा एक परफेक्ट इलिप्स बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आएगा गाइस। अच्छा चलिए अब इसे में हम रिक्टेंगल फिल ले रहे हैं, एक रिक्टेंगल ड्रैग कर रहे हैं। यहाँ पे आप चाहेंगे तो इंसर्ट में जाकर भी ले सकते हैं, और जब आप खींचेंगे तो उसका ड्राइंग टूल आ जाता है। ऐसी ड्राइंग टूल में आपको इंसर्ट शेप्स भी आ जाता है, तो आपको दोबारा से इंसर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी फ्री हैं, आप वो चीज यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग रिक्टेंगल फिल ले रहे हैं। अच्छा, रिक्टेंगल मैं लेकर इसे खींच रहा हूं, तो बगैर कोई बटन प्रेस करे सिर्फ माउस के थ्रू खींच रहा हूं, तो आप फ्री हैं। आप चाहेंगे तो आप एक पतला भी कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट आपको चाहिए तब कंट्रोल शिफ्ट करें, तो वो परफेक्ट आपको एक स्क्वायर देगा। ठीक है, तो परफेक्ट अगर आपको शेप चाहिए तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड रखना है प्रेस कर कर। ठीक, अच्छा, तो ये था हमारा क्रिएट करने का सीन। अब हम लोग पढ़ने वाले थे कि ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। ठीक है, ये चूंकि अभी आने वाला जो हमारा फर्दर डिजाइन होगा जो आप खुद क्रिएट करेंगे, मैं सिर्फ आपको एक रास्ता बताऊंगा, वे कि कैसे आपको यूज करना है। आपको दिए गए जो फीचर्स हैं, टूल्स दिए गए हैं, आप उसे कैसे इस्तेमाल करना है,
मैं सिर्फ आपको वे बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, और आपको उसे फॉलो करना है, और उसे फॉलो कर कर खुद से डिजाइन क्रिएट करना है। और जहां पे आप स्टक करते हैं यानी कि फंस जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर कर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो ब्रिंग फॉरवर्ड असेंड बैकवर्ड का भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए भी हमें कुछ चीजें चाहिए। तो ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब ही होता है आगे लाना, आगे की ओर लाना। ठीक है, तो अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो शेप है, 3 शेप्स है, इन तीनों का कलर एक ही है, ब्लू है। तो चलिए हम लोग लिटिल बिट इसका कलर चेंज ही करते हैं डिफरेंट लगने के लिए, इसको भी कुछ अलग कलर देते हैं। ठीक है, 3 कलर मैंने दिया और तीनों का कलर मैं चेंज कर दिया। अब जब मैं इस शेप्स को यहां लेकर जा रहा हूं इसके ऊपर, यानी कि इलिप्स के ऊपर, तो इलिप्स ढक गया क्योंकि वो पीछे है और आपका स्क्वायर जो है आगे है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो इलिप्स पीछे है वो आगे आए, तो हम लोग ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं तो वो एक स्टेप आगे आएगा। चलिए इसको भी मैं लाता हूं और इसका और जरा यूनिक कलर देते हैं। चलिए डीप ब्लू देते हैं, इसको भी यहां लाकर रखते हैं। तो अब यहां समझने वाली बात यह है कि आपका सबसे पहला जो है वो है इलिप्स, सेकंड में है आपका स्क्वायर, और थर्ड में आपका है एक ओवल। ठीक है, ये 3 स्टेप्स है। सबसे फ्रंट पर अभी जो है वो है इलिप्स। तो मैं चाह रहा हूं ये ब्लू वाला जो है वो ओवल बीच में आ जाए और रेड वन सबसे नीचे चला जाए। तब हम लोग क्या करते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये एक एक स्टेप आपके शेप्स को ऊपर लाता जाएगा, वन बाई वन ये एक एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर लाता जाएगा। अगर मैं 10 बार इसे प्रेस करूंगा तो अगर 10 स्टेप्स के ये पीछे होगा तो 10 टाइम्स स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर आएगा। ठीक है, अभी देखिए रेड के ऊपर आ गया। अब मैं चाहता हूं एक स्टेप और ऊपर आया, तो एक स्टेप के ऊपर क्या है, ये जस्ट इलिप्स ही है। अगर मैं करता हूं तो ये सबसे आगे आ जाएगा, ये क्या होगा, सबसे आगे आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अब कोई है ही नहीं है। अच्छा, इसी में सेंड बैकवर्ड है, इसका जस्ट ऑपोजिट एक एक स्टेप ये पीछे ले जाएगा। और इसी ब्रिंग फॉरवर्ड में एक स्टेप चीज और है, ब्रिंग टू फ्रंट। ये क्या करेगा कि एक ही बार में वन टाइम में सबसे आगे ले जाएगा। सपोज करें कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि रेड वन जो है वो हमारा सबसे पीछे है, शेप्स में सबसे पीछे है। मैं चाहता हूं कि वन टाइम में ही वो सबसे ऊपर आ जाए, तब हम लोग ब्रिंग फॉरवर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एक बाय एक करके ही ऊपर आएगा। वन टाइम में ऊपर लाना है तब ब्रिंग फॉरवर्ड पर लॉन्चर बटन पे यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, तो वन टाइम में ही वो सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। उसी का जस्ट ऑपोजिट सेंड बैकवर्ड के अंदर भी है, सेंड टू बैक, ये सबसे पीछे ले जाएगा। ठीक है, तो ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करता है। समझ में आया गाइस? ठीक है, और इसमें है वही है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अगर ये कोई टेक्स्ट होता तो टेक्स्ट के आगे आ जाता। अगर अभी मेरा कोई ये शेप है, ये शेप जो है अभी आगे ही है, तो हम चाहते हैं कि पीछे चल जाए, इस टेक्स्ट के पीछे चल जाए, तो हम लोग यहाँ से सेंड बैकवर्ड पर सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे, तो वो टेक्स्ट के पीछे चल जाएगा। तो कंसेप्ट इतना क्लियर हुआ आपका? अगर हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो जरूर कमेंट करें हमको, ताकि मैं आपको अच्छे से डिटेल में और अच्छे से समझा सकूं। चलिए, तो ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, ये 2 फंक्शन हमने देखा। ठीक है, चूंकि इसी से रिलेटेड अब अभी हमारा डिजाइन बना है, तो आज भी हम लोग कुछ लिमिटेड ही चीज सीखेंगे जिसका हमें आगे वाले डिजाइन में हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 2 चीज देखा, एक रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। ठीक है, ये 3 चीज, और एक चीज और हम लोग देखने जा रहे हैं, अलाइन। ठीक है, अलाइन का बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है आपके डिजाइन सेक्शन में। ठीक है, तो देखिए अलाइन का क्या काम है। अलाइन का मतलब ही होता है कि सजा देना, सॉर्ट करना, एक तरीके से सॉर्ट करना। देखिए अभी हम देख रहे हैं, सपोज आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं एक ही शेप्स को
डबल कर रहा हूँ। देखिए, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप लोग काइंडली नोटबुक निकाल लें। अगर, चूंकि मैं शायद बीच में आपको कुछ शॉर्टकट बताऊं तो उससे आप जॉट डाउन यानी कि राइट डाउन कर लें, लिख लें। चलिए देखिए, आपको एमएस वर्ड में अगर किसी भी शेप को आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद जस्ट आप अपने कीबोर्ड का कंट्रोल होल्ड रखें प्रेस कर कर, और अपने माउस से अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पॉइंटर में प्लस बन चुका है, पॉइंटर में आपके प्लस बना हुआ है, यानी कि आप अगर आप इससे मूव करते हैं तो एक आपको डुप्लीकेट बना कर दे देगा, आपके शेप को डबल कर देगा। क्या है तरीका कि कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करें और अपने माउस के क्लिक बटन को ड्रैग करें। अगर लेफ्ट ले जाएंगे तो राइट ले जाते हैं, राइट डाउन ले जाता है तो डाउन, मतलब आप जिस तरफ ले जाएंगे वहां पर आपको वो डुप्लीकेट बना देगा। ठीक है, डुप्लीकेट बनाने का एक सिंपल तरीका। अच्छा, दूसरा मेथड ये है, एक और शॉर्टकट है। अगर सपोज करते हैं माउस खराब है तो आप क्या करें, कंट्रोल डी करें, कंट्रोल प्लस डी। ये जब आप शेप ले रहेंगे, कंट्रोल डी आपका फॉन्ट का भी शॉर्टकट है। यहाँ पे जो हम लोगों ने होम में फॉन्ट पढ़ा था, इसका भी, इसका जो लॉन्चर बटन है इसका भी शॉर्टकट कंट्रोल डी है। ये हमने स्टडी किया था लास्ट टाइम। ठीक है, और शेप को डुप्लीकेट बनाने का भी शॉर्टकट कंट्रोल डी है। लेकिन कंट्रोल डी अगर आप टेक्स्ट के साथ कर रहे हैं तब वहां पे वो शेप डुप्लीकेट नहीं होगा, फॉन्ट का प्रॉपर्टी खुल जाएगा। ठीक है गाइस, और शेप के साथ करते हैं तो वो शेप को डुप्लीकेट करेगा अगर कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तब। ठीक है, चलिए अब मैं कंट्रोल डी 3 टाइम्स करता हूं, 1 2 3। चलिए, ये 3 टाइम्स मैंने डुप्लीकेट किया। अब मैं देख रहा हूं कि मैंने तो डुप्लीकेट तो कर दिया है, बट हमारा शेप जो है अलाइन नहीं है, कहीं कहीं भागा हुआ है, कहीं कोई ऊपर कोई नीचे। मैं चाहता हूं वो सिंगल हॉरिजेंटल अलाइन हो जाए। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं कि उन सभी शेप को सिलेक्ट करते हैं। मल्टीपल शेप को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप अपने एक कीबोर्ड का जो बटन है शिफ्ट बटन, उसे प्रेस कर कर होल्ड रखें और स्टेप बाय स्टेप आप अपने शेप पर क्लिक करते जाए, वो उसे सिलेक्ट करता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा सभी शेप सिलेक्ट हो गया। अब हम ड्राइंग टूल्स में जाते हैं। ड्राइंग टूल्स में कहाँ जाएंगे, आइए, ड्राइंग टूल्स कब आता है, जब आप शेप को सिलेक्ट रखेंगे तब, वरना ये ड्राइंग टूल्स आपका नजर नहीं आएगा। अभी मेरा सब शेप सिलेक्ट है इसीलिए वो नजर आ रहा है, वरना नजर नहीं आता। चलिए, सिलेक्ट किया आपने, सिलेक्ट करने के बाद अलाइन में जाते हैं और हॉरिजेंटल करते हैं। यहाँ अलाइन सेंटर है तो सब तो सेंटर में चला जाएगा। मैं हॉरिजेंटल, यहाँ पे हॉरिजेंटल कहाँ है, ये रहा, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटल। ठीक है, तो ये आपको हॉरिजेंटल यानी सबको हॉरिजेंटली बराबर कर देगा। और अलाइन मिडल करिए तब ये बराबर करेगा, अलाइन मिडल से सब बराबर हो जाएगा एकदम। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि सब जो है आपस में सट गया, क्योंकि इन सभी शेप का जो लास्ट डिस्टेंस है इसका यहाँ पे था, इसी के अकॉर्डिंग ये सब सट गया। अब मैं चाहता हूँ कि सब जरा गैपिंग में हो, तब आप क्या करें कि अपने शेप को दूर ले जाएं, मतलब हटाएं। अब बारी बारी से सिलेक्ट करें, बारी बारी से सभी शेप को सिलेक्ट करें। अब देखिए यहाँ बीच में गैपिंग है, यहाँ पे गैपिंग है। अब अगर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को अलाइन करते हैं और हॉरिजेंटल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, तब क्या करेगा, हमारा जो शेप होगा वो इक्वल डिस्टेंस में बढ़ जाएगा। लास्ट शेप और फर्स्ट शेप और लास्ट शेप का जो डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग वो बांट देगा, यानी कि बराबर दूरी में उसे लाकर रख देगा। अच्छा, लास्ट को देख रहे हैं कि वो जरा हाइट में ऊपर भाग रहा है, तब हम लोग इसको मिडिल कर देंगे। समझ में आ रही गाइस कि नहीं समझ में आ रहा है? तो अलाइन करने का ये हमारा तरीका है। विनवर्ड में अलाइन करने का तरीका यही है कि आप अलाइन यहां से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली बहुत ज्यादा इस्तेमाल। तो हम लोगों ने अलाइन करना देखा। अलाइन करने के लिए मोस्टली है आप इन सभी फंक्शन के साथ खेलें। क्या करेगा, लेफ्ट में ले जाएगा, राइट सेंटर में ले जाएगा, राइट में ले जाएगा, ये सब चीजों के साथ आप खुद खेलें।
जितना खेलेंगे उतना आपका दिमाग जो होगा विकसित करेगा, डेवलप होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो समझ में आ रही मेरी बातें आप लोगों को? चलिए, ये था अलाइन। अलाइन हमने पढ़ा आज, 3 चीज देख लिया अलाइन। अच्छा, चलिए अब हम लोग जरा सा कलर पे आते हैं। ये जो है कलर, कलर में हम लोग देखते हैं कि ये जो कोई भी शेप है, ये एक शेप है ब्लू वन, इसका हमें कलर चेंज करना है। तो इसमें एक अंदर कलर ब्लू है, लाइट ब्लू, ऊपर आउटलाइन में हमारा डार्क ब्लू है, उसे चेंज करना है। तो शेप आउटलाइन, यानी कि हमको आउटलाइन नहीं चाहिए, स्ट्रोक नहीं चाहिए, तो हम लोग शेप आउटलाइन में चलेंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा कलर है, आप चूज कर सकते हैं, बट हमें अभी कोई नहीं चाहिए, तो आप नो आउटलाइन करेंगे। नो आउटलाइन करेंगे तो ये कोई भी कलर नहीं रहेगा, स्ट्रोक में आपका कोई कलर नहीं रहेगा। ठीक है गाइज? तो ड्राइंग टूल में जाकर फॉर्मेट में शेप आउटलाइन से आप अपना कलर लगा सकते हैं और हटा सकते हैं नो आउटलाइन कर कर। अच्छा, स्ट्रोक का यहाँ पे थिकनेस भी आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, उसका स्टाइल भी है, डैश फॉर्म में देना है, या आप डिपेंड करता है आपकी डिजाइन पर, आप जैसा चाहे वैसा दे सकते हैं। कोई भी आउटलाइन आप डैश से उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, वेट से आउटलाइन का आप उसको स्ट्रोक को मोटा और पतला कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहरहाल हमें अभी शेप फिल के साथ खेलना है। शेप फिल में आते हैं तो यहाँ पे एक फिल कलर है, आप कोई भी सिंगल कलर सॉलिड कलर दे सकते हैं। सिंगल कलर को हम लोग सॉलिड कलर भी कहते हैं। अच्छा, अंदर भी कलर नहीं चाहिए तो नो फिल करते हैं तो अंदर कलर नहीं देगा। जैसे कि इस वाले में अब हम खेलते हैं कि इसमें अंदर कलर नहीं चाहिए, स्ट्रोक चाहिए, तब हम लोग शेप फिल में चलते हैं और यहाँ से नो फिल करते हैं, तो अंदर में कोई कलर नहीं रहेगा, स्ट्रोक रह गया। ठीक है, तो शेप फिल में अगर हम लोग चलते हैं तो एक तो यहाँ से कलर चेंज करना, दूसरा यहाँ से कलर नहीं चाहिए, मोर कलर आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जो भी कलर चाहिए। जो यहाँ न्यू दिखा रहा है यही कलर आपका उस शेप पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओके अगर मैं करता हूँ तो ये जो है मेजेंटा कलर ये आपके शेप पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल हमें जो है ये सॉलिड करने का तरीका है। अब उसी में पिक्चर भी आप लगा सकते हैं, आप अपने एक जो भी आपका शेप है उसके अंदर पिक्चर लगा सकते हैं। आप कोई पिक्चर लगाना है तो उससे आप पिक्चर लगा सकते हैं, कोई भी पिक्चर आप, बस आप कोई भी पिक्चर को सिलेक्ट करें। जैसे कि ये लायन है, लायन को सिलेक्ट करते हैं तो वो लायन इलिप्स फॉर्म में आ जाएगा। अभी मेरा जो लायन है इलिप्स फॉर्म में बट नजर नहीं आ रहा, रीजन ये कि आउटलाइन नहीं है और उसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं, इसीलिए ये पीएनजी इमेज था मेरा। चलिए मैं इसको आउटलाइन दे देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये एक इलिप्स में ये फिक्स हो गया। ठीक है, तो आप एक इमेज पे एक शेप में एक इमेज को आप रख सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, इस तरह के काम को, ये जो किसी भी शेप को, किसी इमेज को एक शेप में कन्वर्ट करना, इसे हम लोग क्लिपिंग मास्क कहते हैं। कंप्यूटर फील्ड में क्लिपिंग मास्क कहते हैं, याद रखिएगा। क्लिपिंग मास्क, या जब हम लोग फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पढ़ेंगे तब वहाँ क्लिपिंग मास्क हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लिपिंग मास्क ये सब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में पढ़ना है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ कि मैं चाहता हूँ कि कोई बहुत, कभी कभी हम लोग डिज़ाइन देखते हैं कि इस तरह का बहुत सारा शेप है, इस तरह का कोई भी एक डिज़ाइन बना हुआ है। मैं चाहता हूं कि एक इमेज हो मेरा इन 5 शेप में आ जाए। अभी मैं करूंगा एक बार में तो एक एक शेप में आएगा। मैं चाहता हूं कि एक ही पिक्चर 5 शेप में आ जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तब क्या करेंगे, आप मल्टीपल शेप्स को सिलेक्ट करें शिफ्ट प्रेस कर कर और उसे ग्रुप कर दें। ग्रुप करने का तरीका है कि शेप सिलेक्ट किए हुए या ड्राइंग टूल से, ड्राइंग टूल्स में फॉर्मेट में आप ग्रुप कर दें। ठीक है, ये ग्रुप हो जाएगा। अब ये ग्रुप हो गया। अब जब आप यहाँ शेप फिल में जाते हैं और यहाँ से पिक्चर करते हैं, डाउनलोड्स में चलते हैं और कोई भी पिक्चर है उससे अगर आप करते हैं तो वो आपको इस 5 शेप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, 5 शेप में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझ में आ रही गाइस? और तो आपने
ये शेप है, इन शेप को आप अपने अकॉर्डिंग जहां फोटो है उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करें। जो सेक्शन आपको चाहिए आपकी शेप के सेक्शन में, आप अपने इमेज को यानी कि अपने शेप को अपने अकॉर्डिंग उसका जो मूवमेंट है मूव कर कर अपने अकॉर्डिंग उसे दिखा सकते हैं। तो इस तरह आप अपने एक इमेज को मल्टीपल शेप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। समझ में आएगा? इस तरीका यही है कि जितने भी शेप है उन्हें सिलेक्ट कर लें और उन्हें ग्रुप कर दें। ग्रुप करने के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, बस शेप फिल में जाना है और यहाँ से पिक्चर आप सिलेक्ट कर लें और जो भी आपके पास पिक्चर होगा बस उसे आप सिलेक्ट करें और इंसर्ट करें, वो उन शेप में जाकर फिक्स हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया? चलिए, तो दूसरा चीज अब हम लोग देखते हैं क्या कि अब हम लोगों के पास एक शेप आता है